आज बात करेंगे हम स्टेट बार काउंसिल की। पिछली बार हमने देखा इसके साइलेंट फीचर और ये सब कि कब लागू हुआ, कैसे लागू हुआ, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, ये सब। मैम ये नोट शेयर कर दी क्या आपने ये? हाँ, मैं कर चुकी हूँ। ये मैंने आप सभी को लास्ट क्लास में ही शेयर कर दिए थे। चलिए अगर बात करती हूँ, देखिए अगर मैं बात करती हूँ स्टेट बार काउंसिल की, तो स्टेट बार काउंसिल की जो डेफिनेशन है उसके बारे में बताया गया है सेक्शन 3 के अंदर, सेक्शन 3 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961। सेक्शन 3 क्या कहता है? ये कहते हैं स्टेट बार काउंसिल मीन्स अ बार काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961। स्टेट बार काउंसिल का मतलब है एक ऐसी बार काउंसिल जिसको सेक्शन 3 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, बनाया गया है। Section 3 of the Advocate Act empower for the creation of a state bar council for every state। ये मैम जो एक बार रिपीट कर दिए, थोड़ा लेट कनेक्ट किया। अरे मैं तो अभी शुरू मैंने अभी किया, मैं तो सोचती हूँ कि 5 तक शुरू करूँ मैं। ओके ओके मैम। तो बस स्टेट बार काउंसिल ही मैंने बोला है कि स्टेट बार काउंसिल के बारे में बताना है, और सेक्शन 3 स्टेट बार काउंसिल की बात करता है। सेक्शन 3 ये कहता है कि एडवोकेट एक्ट ने ये कहा है, एम्पावर किया है कि हर एक स्टेट में एक स्टेट बार काउंसिल होगी। नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द बार काउंसिल वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। देखिए किसी बार काउंसिल में कितने मेंबर होंगे ये हर एक स्टेट के जो एडवोकेट होंगे ना उनकी संख्या पे वेरी करेगा, कि कहीं पे 10,000 है, कहीं पे 20,000 है, कहीं पे 25,000 है, कहीं पे 1 लाख है, तो कितने मेंबर हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ मेंबर्स पे ये डिपेंड करेगा कि किसी स्टेट बार काउंसिल में कितने मेंबर होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एडवोकेट्स ऑन द स्टेट रोल। उस स्टेट में जितने भी एडवोकेट आपके एनरोल हुए होंगे उनकी संख्या के आधार पर वहां के स्टेट बार काउंसिल के मेंबर चुने जाएंगे कि कितने होंगे। जैसे आपकी सीटें निकलती है, मान लीजिए संसद की है, या मान लीजिए आपकी क्या कहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव की है, कि कितने स्टेट में कितने सीटें होंगी, इस हिसाब से ही निकलती हैं कि जितना बड़ा स्टेट होगा उतनी सीटें होंगी उसकी, उतने वहां पे उसके एमपीज होंगे, इस तरीके से। अब ये कहते हैं आपका स्टेट रोल का क्या मतलब होता है, जो कि बताया गया है इस पर सेक्शन 2 क्लोज 1 सब क्लोज एन में। स्टेट रोल मीन्स अ रोल ऑफ एडवोकेट प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड बाय अ स्टेट बार काउंसिल। स्टेट रोल का अर्थ एक ऐसी लिस्ट से है, एक ऐसी रोल से है जिसको मेंटेन और प्रिपेयर किया गया है स्टेट बार काउंसिल के द्वारा। बहुत ही सिंपल, इन्होंने ये नहीं कहा कि उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, कहते हैं भाई स्टेट रोल का अर्थ ऐसी रोल से है जिसको प्रिपेयर और मेंटेन किया है स्टेट बार काउंसिल ने, बस खत्म। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसका सब कुछ देखना है हमें। स्टेट बार काउंसिल का क्वेश्चन आता है आपका, इसके फंक्शन, इसकी पावर, सब कुछ देखेंगे हम। सेक्शन 3 क्लोज 2, सेक्शन 3 क्लोज 2 ये क्या कहता है? देखिए ये कहते हैं कि जो सेक्शन 3 क्लोज 2 है ना, वो ये बताता है कि किसी स्टेट बार काउंसिल में कितने मेंबर हो सकते हैं, नंबर ऑफ मेंबर कितने हो सकते हैं जो कि इलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब हम कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं तो हमें एक जगह पर ही रुकने की क्यों जरूरत है, हमें क्यों अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताना है, हमें क्यों किसी डिस्ट्रिक्ट बार में अपने आप को रजिस्टर्ड कराना है। देखिए कि इनके इलेक्शन में आप लोग ही पार्टिसिपेट करोगे। जो ये स्टेट बार काउंसिल का इलेक्शन होगा जहां पर मेंबर्स को चुनना है, वहां पर कौन, वहां पर उसी डिस्ट्रिक्ट के लोग, मान लीजिए आपका
यूपी स्टेट बार काउंसिल का कोई इलेक्शन होना है, वहां पे मेंबर्स चुने जाने, तो यूपी के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी एडवोकेट एनरोल है ना, जितने भी एडवोकेट रजिस्टर्ड है ना, वो सभी उसमें वोट करेंगे। और अगर वो अपने आप को ऐसे एनरोल नहीं कराएंगे तो ये कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए भी ये जरूरी होता है, क्योंकि फिर चुनाव में जो होता है ना, हर एक स्टेट से भी मेंबर आते हैं चुनने के लिए। तो ये सेक्शन 3 क्लॉज 2 यही बताता है, ये कहता है स्टेट बार काउंसिल शेल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स नेमली, उसमें ये मेंबर होंगे। If the number of advocate in state roll is less than 5,000, then the number of bar council member are 15. अगर किसी भी स्टेट बार काउंसिल में 5,000 से कम एडवोकेट एनरोल हुए हैं तो वहां पर बार काउंसिल में कितने मेंबर होंगे? 15 मेंबर होंगे। If the number of advocates are 5,000 to 10,000, then the number of bar council member are 20. अगर 5,000 से ज्यादा है ना और 10,000 तक मेंबर है, मतलब कि एडवोकेट एनरोल हुए हैं किसी स्टेट में, तो वहां पर 20 मेंबर होंगे, काउंसिल मेंबर जो होंगे। और ये कहते हैं इफ द नंबर ऑफ एडवोकेट्स आर मोर देन 10,000 देन द नंबर ऑफ बार काउंसिल मेंबर आर 25। और अगर 10,000 से ज्यादा अधिवक्ता है वहां पर, तो जो मेंबर की संख्या होगी वो 25 होगी। तो अब ये आप देखते हो कि एलएलबी इतने लोगों ने कर ली है, इतने सारे लोग जो सीओपी ले लिए हैं, अपने आप को रजिस्टर्ड करा लिए हैं, तो ये 5,000 10,000 और ये सब इसलिए रखा गया कि भाई जब शुरुआत होनी थी और जितने लोग थे, और एलएलबी पहले कम लोग करते थे, बहुत ही रेयर आपको मिलेंगे एलएलबी क्यों हुए पहले समय के। तो ये कहते हैं कि भाई अगर ऐसा कुछ है तो वहां पर इतने हैं, और अब तो हम देखते हैं कि हर जगह आपके 25 मेंबर ही रहेंगे, क्योंकि 10,000 से ज्यादा ही एडवोकेट एनरोल हो गए हैं किसी भी स्टेट में। लेकिन इन्होंने क्राइटेरिया बताया कि अगर वहां पे 5,000 है तो 15, 5,000 से ज्यादा और 10,000 तक है तो 20 मेंबर होंगे, और अगर 10,000 से ज्यादा है कहीं पर एडवोकेट की संख्या, तो वहां की स्टेट बार काउंसिल में 25 मेंबर होंगे। साथ ही कहते हैं मेंबर आर इलेक्टेड बाय द एडवोकेट्स हुज नेम आर देयर इन द स्टेट रोल बाय अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये जो मेंबर्स चुने जाएंगे उन एडवोकेट्स के थ्रू चुने जाएंगे जिनका नाम स्टेट रोल में दर्ज है एज एन एडवोकेट, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि जो व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा होगा आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा। पहले पे मैं अपनी वोट इसको देता हूँ, दूसरे पे इसको देता हूँ, तीसरे पे इसको देता हूँ, चौथे पे इसको देता हूँ। आपको अपना प्रेफरेंस बताना पड़ेगा। आपका जो वोट है वो ट्रांसफरेबल है। अगर मान लीजिए आपने जिस कैंडिडेट के लिए फर्स्ट लिखा था कि भाई मैं तो इनको देखना चाहता हूं वहां पर, और वो जो है नहीं जीत पा रहे हैं किसी वजह से, तो आपने जो सेकंड प्रेफरेंस लिखा था आपका वोट वहां पे चला जाएगा। और अगर वो भी नहीं जीत रहे हैं तो आपने जो थर्ड प्रेफरेंस लिखा था वहां चला जाएगा। अगर वो भी नहीं जीत रहे हैं तो जो आपने फोर्थ लिखा वहां चला जाएगा। वो भी नहीं जीत रहे हैं तो जो आपने फिफ्थ लिखा उस पर चला जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि आपका वोट ट्रांसफरेबल रहेगा। ऐसा नहीं कि एक आपने वोट दिया और वो खराब हो जाएगा अगर वो व्यक्ति नहीं जीता, नहीं, आपका वोट खराब नहीं होगा, बल्कि आपने जो सेकंड प्रेफरेंस दिया होगा उसमें वो जुड़ जाएगा। द मेंबर्स, प्रेसिडेंट कैसे होगा ना, सेम उन्हीं की तरह इलेक्शन होगा ना इनका। यस, हाँ यस, प्रेसिडेंट का भी सेम ऐसे ही होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलेट से जो होता है। द मेंबर्स होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ये जो मेंबर चुने जाएंगे ना 5 साल के लिए उस ऑफिस को होल्ड करेंगे। यहाँ पर ध्यान ये रखना होगा, द एडवोकेट जनरल ऑफ द कंसर्न स्टेट इज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द स्टेट बार काउंसिल। जो एडवोकेट जनरल है ना, हर एक स्टेट का अपना एडवोकेट जनरल होता है, यानी कि वो वहां का महाधिवक्ता होता है। हम लोग कौन? अधिवक्ता। और हमारे ऊपर होता है वो महाधिवक्ता, जो कि सारे स्टेट के जो मैटर्स हैं उनको डील करता है, एडवोकेट जनरल। तो ये कहते हैं कि एडवोकेट जनरल वहां का एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा अपने आप ही। जैसे ही वो आपका क्या बना, जैसे ही वो एडवोकेट जनरल बना वैसे ही ये पद उसको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, एक्स्ट्रा ऑफिस है ये उसका। इसके लिए उसको कोई अलग से पे नहीं होगा, कुछ अलग नहीं होगा, बल्कि ये एक एक्स्ट्रा पद है जो उसको मिलेगा, जैसे कि आपका वाइस प्रेसिडेंट को मिलता है। किसका? सभापति का। वो सभापति बनता है कहाँ का? राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो। क्यों होता है? क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है, और उसको वहां का चेयरमैन हो जाएगा वो अपने आप ही जब वो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा।
है ना। अभी तो हमारे यहाँ इलेक्शन होने हैं आपके 9 सितंबर को, कि कौन बनेगा, कैसे हो रहा है, क्योंकि धनखड़ तो मैम ये जी जो थे 26 उन्होंने। नवंबर होगा। यस ओके। यस, और ये एक तरीके से चेयरमैन भी होगा। ये कहते हैं द एडवोकेट जनरल ऑफ द कंसर्न स्टेट इज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द स्टेट बार काउंसिल, so long as he is holding the office as advocate general he can act the member of the bar council। तो जब तक वो अपने उस पद पर बना रहेगा तब तक वो उसका एक्स ऑफिशियो मेंबर बना रहेगा, और जैसे ही वो उस पद से हटा वैसे ही वो यहाँ से भी हट जाएगा, और जो दूसरा एडवोकेट जनरल आएगा वो वहां पर एक्स ऑफिशियो मेंबर हो जाएगा उसका। डन, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। मैम स्टेट में एनरोल होने के लिए क्या प्रोसेस रहता है? अभी उसके बारे में बात कर लेंगे। देखिए अभी जब क्वालिफिकेशन आएगी ना आपका सेक्शन 24, तब आपको पता चलेगा, ठीक है ना, तो वो इसी में पढ़ेंगे हम। मैम ये एडवोकेट जनरल के पास कुछ स्पेशल पावर्स होंगी क्या स्टेट बार काउंसिल में? देखिए एक प्री ऑडियंस राइट होता है। प्री ऑडियंस राइट का मतलब है कि जब भी कभी आप मान लीजिए अदालत में जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर अगर एडवोकेट जनरल है तो सुनवाई का अधिकार पहले उसका होगा। ये तो फर्स्ट बात रही। सेकंड बात, अगर कभी भी डिसिप्लिनरी एक्शन कोई लिया जाएगा तो किसी भी एडवोकेट के खिलाफ अगर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है और इसको सुनवाई का मौका दिया जाएगा ताकि ये उसका पक्ष रख सके जो एडवोकेट है, क्योंकि ये महाधिवक्ता है एक तरीके से। ये मैम एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। एक तो प्री ऑडियंस का राइट है इनके पास कि अगर ये वहां पर उपस्थित हैं और बाकी एडवोकेट की जगह पर सबसे पहले इन्हीं को सुना जाएगा, सबसे पहले इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, कोर्ट इनको प्रेफरेंस देगी कि पहले आप बोलिए उसके बाद बाकी एडवोकेट बोलेंगे। सेकंड ये कि जब Privilege मिला हुआ है एडवोकेट, इनको। हाँ जी, जब एडवोकेट के अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है मिसकंडक्ट में, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में, तो वहां पर इनको नोटिस जाता है कि इस तरीके से इस एडवोकेट के खिलाफ एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है, और इनको भी कहा जाता है कि आप भी वहां पर उपस्थित होंगे जिस समय उसकी सुनवाई होगी। तो एक तरीके से ये एडवोकेट के रक्षक की तरह काम करते हैं, गार्जियन की तरह काम करते हैं। अगर किसी भी एडवोकेट को हमें पनिश करना है तो पहले इनको हमें सुनवाई का राइट देना होगा। इनके बिना नहीं दे सकते किसी को पनिशमेंट, किसी एडवोकेट को। ये चाहे तो अपने आप उपस्थित हो सकते हैं या किसी और को भी भेज सकते हैं अपनी तरफ से उपस्थित होने के लिए। ये मैम जो पहले सुनवाई का अधिकार बताया है ये हाँ। उस केस में है या नंबर, जैसे फर्स्ट नंबर में इनका सुना जाएगा उस दिन? ये नंबर ऑफ केस में क्या, अगर ये मान लीजिए जैसे इनका केस ही लगा 12 नंबर पे, तो ऐसा होगा या एडवोकेट जनरल हाँ, का केस ही फर्स्ट नंबर पे लगता है? नहीं नहीं, अगर इनका केस लगा है उस नंबर पे, ऐसे नहीं कि इनको पहले बुला लेंगे, नहीं। मान लीजिए एक तो इनका केस लगा है और इनके सामने एक दूसरा वकील है, तो उसको नहीं कहा जाएगा शुरुआत करने के लिए, इनको कहा जाएगा। और अगर ये कहते हैं नहीं आप उनको रहने दी, आप जो है नहीं मैं नहीं शुरू कर रहा हूँ, आप उनसे करवा लीजिए, तो ठीक है, लेकिन पहले प्रिविलेज इनको मिलेगा कि आपको बोलना है अपने केस में पहले। ये तो मैडम फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं ना, केस तो केस है, पहले बोले या बाद में, बात तो एक ही है। रिस्पेक्ट की बात है। देखिए मान लीजिए एक जगह मैं बैठी हुई और आप बैठे हुए हैं, तो मैनेजमेंट का क्या कर्तव्य बनता है, ये बनता है कि सबसे पहले वो जो है अपनी फैकल्टी को सुनवाई का राइट दे कि भाई आप जो है पहले बोलिए बाद में सब बोलेंगे। तो एक रिस्पेक्ट है बस, और कुछ नहीं। प्री ऑडियंस सिर्फ रिस्पेक्ट की बात करती है। ये जो डिसिप्लिनरी एक्शन होता है तो इसमें तो ये बार काउंसिल वाले ही डिसीजन लेते होंगे ना, ये लेंगे या जो भी चेयरमैन बनेगा हाँ, इलेक्शन डिसिप्लिनरी कमेटी में भी जैसे आपके 3 मेंबर होते हैं, तो वो जो 3 मेंबर सुनवाई करते हैं ना, वो इनकी निगरानी में सुनवाई करते हैं। ओके। हाँ, मान लीजिए कि वो ऐसा कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, ऐसी कोई पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं दूसरे वकील को जो कि अगेंस्ट दी नेचुरल जस्टिस हो, तो इनकी निगरानी में होता है वो कार्य, इसीलिए इनको नोटिस जाता है कि हम इसकी सुनवाई करने वाले हैं तो आपको उपस्थित होना है। तो ये एडवोकेट जनरल तो गवर्नमेंट अपॉइंट करती होगी ना ये? हाँ जी, गवर्नमेंट के द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं। मतलब ये स्टेट में एक ही होगा ना ये, जैसे यूपी हाँ, गवर्नमेंट का एक ही होगा ना ये? हर एक स्टेट का एक होता है। ओके। हाँ, कहीं कहीं इनको जो यूनियन टेरिटरी है किसी और नाम से भी पुकार लिया जाता है, जैसे सोलिसिटर जनरल भी कह लेते हैं, एडिशनल सोलिसिटर जनरल कहते हैं, जैसे आपका दिल्ली में है ना। तो और वैसे ही
क्या है हमारे यहाँ पे जो स्टेट्स हैं उनमें एडवोकेट जनरल के नाम से जाने जाते हैं। मैम जो अटॉर्नी जनरल होता है उसके ऑफिस में जाते हैं ये लोग। देखिए अटॉर्नी जनरल और सोलिसिटर जनरल दो पोस्ट आप देखेंगे, वो आप देखेंगे सेंट्रल लेवल पे। जब आप बीसीआई की बात करेंगे ना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, तो वहां पर हम उन दोनों को देखेंगे। ओके एडिशनल सोलिसिटर जनरल जो कहा जाता है वो एडवोकेट जनरल को कहा जाता है दिल्ली के अंदर। ओके। नहीं जो सेंट्रल लेवल में अटॉर्नी जनरल होता है उसके भी तो ऑफिसेज होते हैं ना स्टेट लेवल तक, यानी हाँ, तो यही तो मैं वही तो मैं कह रही हूँ कि जब हम बात करेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, तो वहां पे वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, चेयरमैन होंगे। ओके। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं एडवोकेट रोल जो तैयार की जाती है, सेक्शन 17 उसके बारे में बताता है, जिसकी हम बात कर रहे थे। एडवोकेट रोल क्या है? जो तैयार की गई है, बनाई गई है स्टेट बार काउंसिल के द्वारा। कहाँ बनाएगी? सेक्शन 17 में बनाएगी। ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 ऑफ द एडवोकेट एक्ट, एवरी स्टेट बार काउंसिल शैल प्रिपेयर एंड मेंटेन अ रोल ऑफ एडवोकेट। इट शैल कंटेन 2 पार्ट्स। ठीक है, सभी स्टेट बार काउंसिल को एक एडवोकेट रोल तैयार करनी है, जिसके 2 भाग होंगे। फर्स्ट पार्ट कंटेनिंग द लिस्ट ऑफ सीनियर एडवोकेट्स एंड द सेकंड पार्ट कंटेनिंग द अदर एडवोकेट्स। 2 पार्ट में, एक पार्ट में सीनियर एडवोकेट का पूरा ब्यौरा होगा और दूसरे पार्ट में अदर एडवोकेट के नाम से होगी। ठीक, ये जो सीनियर एडवोकेट होंगे इनके बारे में भी आपको बताऊंगी। ये कहते हैं व्हेन मोर देन वन एडवोकेट इज एनरोल्ड इन अ सिंगल डे बेस्ड ऑन देयर सीनियरिटी इन एज, देयर नेम विल बी एंटर्ड इन वोटर। जब कभी भी ये बात आती है कि जो 2 लोग हैं वो एक ही दिन एनरोल हुए हैं, तो उनमें से सीनियर कौन होगा, तो वो एज के आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि कौन सीनियर है। सीनियर एडवोकेट कौन होता है मैम? सीनियर एडवोकेट अभी बात करूंगी, क्योंकि सीनियर एडवोकेट हर कोई नहीं बनना चाहता है, क्योंकि उसके बहुत सारे उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। तो उसकी परमिशन से ही, उसकी कंसेंट से ही उसको सीनियर एडवोकेट बनाया जाता है। फिर उसका जो सारा कार्यभार है वो जूनियर को संभालना है, और वो कुछ नहीं करेगा, ना वो ड्राफ्टिंग करेगा, ना वो कन्विंसिंग करेगा, ना वो किसी का केस प्रेजेंट करेगा, ना वो वकालतनामा जमा करेगा। तो ये रेस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर आ जाते हैं, ना ही वो किसी से डायरेक्टली फीस लेगा। ठीक है, तो अभी बताऊंगी कौन है सीनियर एडवोकेट और कौन होता है। मैडम जब वो कुछ नहीं करेगा तो वो फिर कमाई कैसे करेगा वो सीनियर एडवोकेट? फिर हम ये चाहते हैं कि उसका जो एक्सपीरियंस है ना वो जूनियर्स को दे, वो सिखाए। वो मास्टर हो गया है अब वो सिखाए। वो डायरेक्टली किसी से डिमांड नहीं कर सकता है, जूनियर के थ्रू ले सकता है। मतलब गुरुजी को आश्रम में ही रहना पड़ेगा। तो इसीलिए तो जो ये सीनियर एडवोकेट की जब बात आती है ना, तो उनसे कंसेंट ली जाती है कि आप बनना चाहते हो या नहीं बनना चाहते हो। खासकर ऐसे व्यक्तियों से जिनका एक्सपीरियंस 10 साल या उससे ऊपर है ना। ऐसे नहीं किसी को भी बना देंगे, एक्सपीरियंस देखा जाएगा कि भाई 10 साल है लेकिन मैडम या। बहुत सारे एडवोकेट तो मैंने ऐसे सुने हैं दिल्ली हाई कोर्ट के हैं जो सीनियर एडवोकेट के नाम पे बहुत ज्यादा फीस चार्ज करते हैं और खुद लेने आते हैं हमारे यहाँ। तो देखिए वो ऐसे ले नहीं सकते हैं, ऐसे तो बार लगा हुआ है अच्छा उनपे कि भाई आप नहीं ले सकते हैं। वो लोग ले रहे हैं, देखिए अच्छा आजकल अच्छा। क्या नहीं हो रहा है, लेकिन ले हम्म, नहीं सकते हैं। अच्छा जी। रेस्ट्रिक्शंस हैं ये। लोग बाग तो उनको एडवर्टाइज जैसे करते हैं बहुत सीनियर एडवोकेट हैं जी, और इनका जी जो है ना बड़ा। एडवर्टाइज भी नहीं कर सकते वो लोग, लेकिन फिर भी करते हैं। और चलो सीनियर एडवोकेट के नाम पे वो इसलिए भी ज्यादा लेते हैं, उनको ऐसा लगता है ये सीनियर एडवोकेट, इनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो जितना मुंह मांगे ज्यादा। फीस चाहे वो ले सकते हाँ, हैं। वही 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 वही। हाँ, तो ठीक ये है, मिस इंटरप्रिटेशन है। जो करना है वो नहीं करेंगे, जो नहीं करना उसको उस वे में ले लेंगे। चलो। मैडम शायद एडवर्टाइज तो कोई भी एडवोकेट नहीं कर सकता ना? नहीं, कोई नहीं कर सकता। अभी उसी पे आएंगे, है ना, वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगी बिल्कुल। तो अब बात करते हैं, ये कहते हैं इन द एडवोकेट रोल द फॉलोइंग डिटेल शुड बी मेंशन। क्या क्या मेंशन होना चाहिए जब एक एडवोकेट रोल तैयार की जाती है? तो कहते हैं द नेम, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, डिटेल अबाउट हिज एजुकेशन, द प्लेस वेयर ही इज इंटरेस्टेड टू प्रैक्टिस एटसेट्रा। है ना, उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, उसकी सारी एजुकेशन जो भी है, जो ऐसे उसने 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से की, ग्रेजुएशन कहाँ से है, एलएलबी कहाँ से है, साथ ही साथ उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसका अटेंडेंस सर्टिफिकेट, है ना, उसकी प्रोविजनल डिग्री, ये सब लगता है। ये सब स्टेट बार काउंसिल में जाता है और ये सब ओरिजिनल कॉपी में जाता है। और ये ओरिजिनल कॉपी चेक की जाती है और उसके बाद ये आपको वापस कर दी जाती है चेक होने के बाद। और इसकी जेरोक्स वो अपने पास रख लेते हैं और आपको एक टेम्परेरी सीओपी दे देते हैं, जिसको आप पाएंगे पेपर पास करने के बाद। AIBE, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन।
सेकेंड ये कहते हैं अ पर्सन कैन नॉट एनरोल हिमसेल्फ एज एन एडवोकेट इन मोर देन वन बार काउंसिल, है ना। एक व्यक्ति एक ही बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में एनरोल हो सकता है, एक से ज्यादा बार काउंसिल में नहीं। A person whose name is registered in one state role can transfer his name in other state role on genuine ground by an application to the Bar Council of India. If there is no genuine reason for transfer or any disciplinary proceeding against him, then transfer application will be rejected. अगर मान लीजिए मैंने कहीं पे अपने आप को एनरोल करा लिया है और मुझे अब वहां पे नहीं करना है, मान लीजिए ट्रांसफर हो गया है या ट्रांसफर इन द सेंस कि परिवार में किसी का ट्रांसफर वहां पे हो गया है, या मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं वहां पे रहना चाहती हूँ, किसी लड़की की शादी हो गई है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो अपना जो नाम है वो ट्रांसफर करा सकते हैं एक स्टेट रोल से दूसरे स्टेट रोल पे जेन्युइन ग्राउंड्स के आधार पे। ऐसे नहीं कि जी मेरा तो यहाँ मन नहीं लग रहा है, मैं तो नहीं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ प्रैक्टिस, या नहीं चाह रही हूँ, मेरा मन नहीं लगता। ये कहते हैं जेन्युइन ग्राउंड दो, क्यों जा रहे हो, मन लगना कोई जेन्युइन ग्राउंड नहीं है। जेन्युइन ग्राउंड दो कि क्यों जाना चाहते हो, क्या ऐसी मजबूरी आ गई है, और ये एप्लीकेशन आप दोगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। मैम अगर स्टेट में कहीं भी कर सकते हैं ना? हाँ, किसी भी स्टेट में, स्टेट में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, स्टेट में आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हैं, उसके लिए आप पे कोई वो नहीं है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में चाहे उस डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे ट्रांसफर की जरूरत नहीं होती। तो जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हमें प्रैक्टिस करनी है तभी ट्रांसफर की जरूरत है। और ये कहते हैं कि भाई अगर उनको लगता है कि जेन्युइन ग्राउंड नहीं है या फिर उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा है और वो वहां से भागना चाहता है सिर्फ, है ना, लेकिन मैडम बच के भागना केस चाहता है, वैसे भी तो लड़ सकते हैं। अगर दिल्ली का कोई एडवोकेट है और हरियाणा में गुड़गांव में केस लड़ना चाहे तो नहीं लड़ पाएगा। बिल्कुल लड़ लेगा, क्यों नहीं लड़ेगा, तो किसने कहा नहीं उसको लड़ेगा। बार काउंसिल से क्या उसको परमिशन लेनी पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं लेनी, ये तो ट्रांसफर कराने के लिए लेनी है कि अच्छा मुझे अगर वहीं पे ओके परमानेंटली ओके। प्रैक्टिस करनी है। वैसे तो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी लड़ सकते हैं ना? कहीं भी कहीं भी कहीं ठीक भी, ठीक ठीक। उसका कोई वो नहीं है। तो क्योंकि देखिए ये जो रजिस्ट्रेशन का मामला है, मैंने अभी बताया, जब स्टेट बार काउंसिल में इलेक्शन होते हैं और भी वैसे भी इलेक्शन चलते रहते हैं, उनमें वोटिंग के लिए है ये सब चीजें, ताकि आपको एक जगह बांध के रखा जाए ना, कि आप प्रॉपर कहाँ पर हैं, कहाँ पर कर रहे हैं, आपका एक ठिकाना होना चाहिए। मैम ये क्लाइंट के वजह से भी होता होगा ना कि इनको बार बार, अगर इजी होगा तो पता चला यहाँ किया वहाँ किया, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी क्लाइंट के साथ, इसीलिए टफ बनाया गया होगा, मुझे लग रहा है ये। उनका तो मेन पर्पस ये था कि एक तो इनका एक ऐसा चैम्बर होना चाहिए जहां पर वो वकील साहब मिल जाए। अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो एक परमानेंट ठिकाना होना चाहिए इंसान का, कि हाँ वहां पर वो मिल ही जाएंगे अगर वो कर रहे हैं तो। ठीक है, और बाकी कुछ स्कीम्स भी निकलती हैं बीसीआई की तरफ से, कुछ आपके फंड्स भी होते हैं। ठीक है, उन सब का लाभ अगर वो लेना चाहता है तो उसको किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट में अपने आप को एनरोल कराना पड़ेगा, और वो प्रैक्टिस कहीं भी कर सकता है। वो मान लीजिए कि यहाँ पे उसका कोई क्लाइंट है और वो हरियाणा का केस है तो वो ले सकता है बिल्कुल और लड़ सकता है, उसमें कोई मनाही नहीं है। अब ये कहते हैं कि अगर उनको लगता है कि कोई भी जेन्युइन ग्राउंड नहीं है तो वहां पर वो उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे, या फिर अगर उनको ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया, मान लीजिए उसको यहाँ पर 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, परमिशन लेनी पड़ेगी पहले? नहीं, नो परमिशन। ये कहते हैं कि मान लीजिए आप जो है आपके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा है, आपका 2 महीने के लिए आपको सस्पेंड कर दिया गया है, तो इसी दौरान आप क्या चाहते हो, इस दौरान आप ये चाहते हो कि भाई मैं यहाँ से अपना नाम कटवा के किसी और स्टेट में करवा लूं, या आपको परमानेंटली जो है यहाँ से हटा दिया गया है, तो वो पूरी जांच की जाएगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई डिसिप्लिनरी एक्शन आपके खिलाफ लिया गया है, या कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट चल रही है और इसलिए आप यहाँ से भागना चाहते हैं, तो फिर उसके आधार पर उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा एप्लीकेशन को। The State Bar Council should send an authenticated copy to the advocate's roll to Bar Council of India whenever the new advocate are included or new names are removed from the roll। देखिए हर बार, जितनी भी बार वो जो लिस्ट है अप टू डेट होगी, जितनी भी बार उसमें कोई नाम हटाया जाएगा, कोई नाम जोड़ा जाएगा, वो सभी समय समय पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजी जाएगी उसकी एक प्रमाणित कॉपी, ताकि उसके पास रिकॉर्ड रहे। ये सब कार्य हैं, मतलब एक तरीके से स्टेट बार काउंसिल की ड्यूटी है। अब बात आती है पावर और फंक्शंस की। जब हम पावर की बात करते हैं तो कहते हैं इट इज बॉडी कॉर्पोरेट, है ना, एक लीगल एंटिटी इसके पास है ना, हिज
मतलब कह सकते हैं कि SBC इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, अ लीगल पर्सन इन द आई ऑफ लॉ। एक ऑटोनोमस स्टेटस है इसका। इसका मतलब यह है कि ये अपनी रूल रेगुलेशन बना सकती है, अपने दायरे में रह के ये कार्य कर सकती है, इसको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। डे टू डे जो भी रूल रेगुलेशन है वो ये फ्रेम कर सकती है, ऑटोनोमस स्टेटस है इसका। इट हैज अ कॉमन सील एंड परपीचुअल सक्सेशन। अब जब हम कॉमन सील की बात करते हैं, आपको पता है कि इसकी एक सामान्य मोहर होगी, और साथ ही साथ इनका कहना है कि भाई इसका परपीचुअल सक्सेशन है, अगर इसके सारे मेंबर भी मर जाएंगे ना तो भी SBC जिंदा रहेगी। जैसे कंपनी की बात करते हैं ना, कंपनी के अगर सारे मेंबर भी मर जाएंगे तो भी कंपनी कभी नहीं मरती है। उसी तरीके से ये कहते हैं कि भाई अगर SBC के भी सारे मेंबर मर जाएंगे तो SBC जिंदा रहेगी, परपीचुअल सक्सेशन है इसका, दूसरे मेंबर चुन लिए जाएंगे। इट कैन डू द फॉलोइंग थिंग्स in its own name: buying and selling properties, entering into agreement, filing cases। तो जैसे कि एक आर्टिफिशियल पर्सन कर सकता है, अपने नाम से संपत्ति खरीद सकता है, बेच सकता है, किसी एग्रीमेंट में एंटर कर सकता है, केस फाइल कर सकता है, उसके ऊपर भी केस फाइल हो सकते हैं, है ना। इट कैन कॉन्स्टिट्यूट एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या है, इनके पास बहुत सारी कमेटी बनाने की पावर होती है, डिसिप्लिनरी कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी, एनरोलमेंट कमेटी, तो ये सब ये बनाने की पावर रखते हैं। क्योंकि स्टेट बार काउंसिल बना दी है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, मान लीजिए कोई कॉलेज ही बना है, तो वहां आप देखेंगे कि एक एडमिशन सेल होगा, एक अकाउंट ऑफिस होगा अलग जो फीस को देखेगा, ठीक है, एक आपका जो है सिर्फ एकेडमिक जिसमें कि आपके प्रोफेसर्स वगैरह होंगे वो होगा, ठीक। तो वहां पर ये कहते हैं कि इसी तरीके से जब आप SBC की बात करते हो तो वहां पर भी इस तरह की कमेटी बनाई गई है। एग्जीक्यूटिव कमेटी का अर्थ है कि भाई जितने भी कार्य किए जाने हैं SBC की तरफ से उसको ये देखेगी। एनरोलमेंट कमेटी सिर्फ और सिर्फ एनरोलमेंट का काम देखेगी। डिसिप्लिनरी कमेटी सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेगी किसके अगेंस्ट, एडवोकेट के अगेंस्ट, सारी छानबीन करके, इन्वेस्टिगेशन करके। तो इस तरीके से कमेटी बनाते हैं ये। इट कैन फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ऑटोनोमस स्टेटस है इसका, और ये जो है अपने डे टू डे जो भी इसके रूल रेगुलेशन है उसको बना सकती है, समय समय पर रेगुलेट करने के लिए अपनी जितने भी वर्क हैं उनको। अब जब बात करते हैं इसके फंक्शंस की, इसके कार्य क्या क्या है, तो एक तो एनरोल द क्वालिफाइड पर्सन एज एन एडवोकेट। जो व्यक्ति क्वालिफिकेशन रखता है, अर्हताएं रखता है, उनको एज एन एडवोकेट एनरोल करे, एडवोकेट रोल को प्रिपेयर करे, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के मामलों में डिसिप्लिनरी एक्शन ले, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है, रिश्वत लेता है, या कोर्ट में बदतमीजी से बात करता है, या कोर्ट में विदाउट यूनिफॉर्म जाता है, ठीक, तो ये सब जब हम प्रोफेशनल कंडक्ट पढ़ेंगे तो मिसकंडक्ट भी पढ़ेंगे वहां पर, जब प्रोफेशनल एथिक्स को पढ़ेंगे। प्रोटेक्ट द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द एडवोकेट। एडवोकेट अपना दुखड़ा किसके सामने रोएगा, SBC के सामने रोएगा, क्योंकि यही प्रोटेक्टर है। तो कहते हैं कि उनके राइट्स और विशेषाधिकार को हमेशा प्रोटेक्ट करके चलना। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति जो है उनके जो राइट्स है, मान लीजिए राइट क्या है उनका, कि सिर्फ और सिर्फ जो व्यक्ति एनरोल है, एडवोकेट है, वही केस लड़ सकता है, वही केस को रिप्रेजेंट कर सकता है। ऐसे नहीं कि कोई भी आके रिप्रेजेंट कर देगा केस को कोर्ट में, नहीं, कोई नहीं कर सकता, ठीक। एक एडवोकेट जब किसी हियरिंग के लिए जा रहा है और वहां से आ रहा है तो उसको सिविल केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ये प्रिविलेज है, ठीक। तो ये सबको नहीं मिला हुआ है, तो कहते हैं कि उनको प्रोटेक्ट करने का कार्य इसका। अगर कोई उनके अगेंस्ट जा रहा है तो ये एक्शन ले लेगी तुरंत। एनकरेज लॉ रिफॉर्म्स फॉर दिस पर्पस, ऑर्गेनाइज सेमिनार, टॉक्स एंड पब्लिश जर्नल्स। विधिक सुधारों को क्या करना, विधिक सुधारों को ये कहते हैं विधिक सुधारों को प्रोत्साहन देना, उनको एनकरेज करना, जैसे कि सेमिनार ऑर्गेनाइज कराना, उन पे जो है जर्नल्स को पब्लिश करना, इस बारे में बात करना, लॉ के बारे में जागरूकता फैलाना, ये सब कार्य किसका, SBC का। जो लीगल एड कैंप लगते हैं आपके, जो सेमिनार ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, वो इसीलिए कराए जाते हैं ताकि जो लॉ रिफॉर्म्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। मान लीजिए मेरी सोच कुछ और होगी किसी बिल को लेके, आपकी कुछ और होगी, तीसरे व्यक्ति की कुछ और होगी, तो बहुत सारे विचार। अभी मान लीजिए अभी आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि जितने भी ये कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते हैं, इन सबको जो है आप शेल्टर्स में डाल दो, जितने भी स्ट्रे डॉग हैं। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि अब उसके बाद बहुत सारे सुझाव निकल के आए, है ना, कि भैया आप इनका टीकाकरण करो, आप इनकी नसबंदी करो, उसके बाद इनको वापस आप छोड़ दो।
आप इनको क्यों भेजना चाहते हो शेल्टर्स में? तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि वो जो सुझाव इतने सारे आए उनको एक्सेप्ट कर लिया गया और आज वो डिसीजन जो था उसको चेंज कर लिया गया, चेंज कर दिया है। और ये कहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो आपके हिंसक कुत्ते हैं और जो बीमार हैं उनको छोड़ के बाकी सबको आप इस तरीके से इम्यून करके वापस छोड़ दो, ये कहा गया। तो कैसे वो सुझाव दिए गए कि क्या क्या किया जा सकता है। लेकिन मुझे इन 2 जजों का समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। पारदीवाला और महादेवन ये पता नहीं किस तरीके के जजमेंट दे रहे हैं, जैसे कि राष्ट्रपति को इंस्ट्रक्शंस दिए इन्होंने कि आप जो है 3 महीने के अंदर बिल को आपको उसको हाँ या ना करनी है, उस पर कंसेंट देनी है। और अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो आप जो है हमसे यानी कि जुडिशरी से पूछ सकते हो कि इसमें क्या करना चाहिए। वहीं अगर इनसे कोई पूछने वाला हो कि आपके यहाँ 6 करोड़ से ऊपर के मामले पेंडिंग है, कभी भी सरकार ने तो नहीं कहा कि आप हमारी हेल्प भी ले सकते हो और हमसे पूछ सकते हो आपको अपने मामलों में क्या करना है। वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है और आप कह रहे हो कि नहीं हमसे राय लो अगर तुम नहीं कर पा रहे हो ये काम। फिर वो भी इंटरफेयर कर सकते हैं ना कि आपके पास 6 करोड़ से ऊपर के मामले हैं, आप हमसे राय लो, क्यों नहीं निपटा पा रहे हो उनको। तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या इनको सुझाव देने की कितनी जरूरत है। तो चलिए यहाँ आते हैं। तो मैं एक सुझाव पे थी कि भाई इस तरीके से जो सेमिनार ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं और ये सब कराने का कार्य किसका, आपका स्टेट बार काउंसिल्स का। कैसे ये 7:30 बजे क्लास का पता नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। फिर ये कहते हैं नहीं मैडम, पता होता है, क्लास ज्वाइन ही नहीं हो रही पिछले आधे घंटे से। आई वाज ट्राइंग, नाउ आई एम एबल टू ज्वाइन दिस क्लास। नहीं, मैंने तो आपको सबसे शुरू में ही किया था, नहीं फिर आप लीव हो गई थी। ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा था, बार बार कट रहा था। अभी भी मैं बहुत देर से थी, देन आई एम ज्वाइनिंग फ्रॉम अनदर फोन। एग्जीक्यूटिव कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करना, एनरोलमेंट कमेटी को बनाना, डिसिप्लिनरी कमेटी को बनाना, लीगल एड कमेटी को बनाना, ये सब भी इनके कार्य हैं, पार्ट है उसी का, एक्ट का। मैनेज द फंड ऑफ द बार काउंसिल, जो बार काउंसिल का फंड है उसको मैनेज करना। क्योंकि आप देखते हो कि हर जगह पर ये एक तरीके से जो फंड बनाए जाते हैं, ये इसलिए बनाए जाते हैं कि जो आपकी सरकार की स्कीम है, जो पुअर एडवोकेट्स हैं उनके लिए जो स्कीम्स बनाई गई है, उनको जो उनके लिए फंड आता है। अगर मान लीजिए किसी एडवोकेट का एक्सीडेंट हो गया तो वो वहां से कुछ पैसा क्लेम कर सकता है, इन फंड से क्लेम कर सकता है। अगर मान लीजिए वो बहुत ज्यादा गरीब है और उसको जो है कोई भी केस नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो स्कीम्स चलती हैं, उन स्कीम में अगर वो अपने आप को एनरोल कराए तो उसको कुछ पैसा वहां से मिलता रहेगा, जैसे 1500 हर महीने, इस तरीके से। तो उस फंड को मैनेज करने का काम इसी का है। कंडक्ट द इलेक्शन फॉर इलेक्टिंग द मेंबर्स ऑफ द स्टेट बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल के मेंबर्स को इलेक्ट कराने के लिए इलेक्शन को कंडक्ट कराने का काम इसका। प्रिपेयर लीगल एड प्रोग्राम एंड अलॉट सेपरेट फंड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच स्कीम्स। जो लीगल एड प्रोग्राम कराए जाते हैं उन सभी के लिए जो है ये कहते हैं कि जो सेपरेट फंड है उनको क्या करना, इंप्लीमेंट करना। जो स्कीम आई है उनके अंदर, जो स्कीम किसने बनाई है, आपकी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बनाई है, उनके अंदर रहते हुए उन सभी चीजों को। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि जो एडवोकेट है उनके लिए कुछ भी नहीं होता है, नहीं, उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स चलाई जाती है। वहीं पर साथ ही साथ आपके ऐसे नागरिक, ऐसे व्यक्ति जो शुल्क नहीं दे सकते हैं, तो इनके लिए क्या बनाई गई है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई है, ये स्टेट की तरफ से। और ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति है और वो पैसा नहीं दे सकता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई केस ऐसा आ जाता है रेयर कि कोई भी उसको नहीं लड़ना चाहता है, तो वहां पर वो वहां डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास जाकर के निशुल्क एक अधिवक्ता ले सकता है। तो ये स्कीम है। तो ये मैम इसकी पेमेंट बार काउंसिल करता है क्या? हाँ जी, क्या गवर्नमेंट नहीं करती इसका? ये वहीं से आएगी, जो फंड है उसी में से उसको पैसे दिए जाएंगे। गवर्नमेंट से बार काउंसिल पे आएगा, बार काउंसिल से फिर आगे जाएगा, यही? बिल्कुल। वैसे इनको मैम एक क्वेश्चन था। हाँ, ये जो जजेस फाइन लगाते हैं कभी कभी एडवोकेट्स पे, तो वो भी बार काउंसिल में जाता है ये फंड? जजेस पे जो फाइन फाइन लगाया लगता जाता है, जजेस जो फाइन लगाते हैं एडवोकेट्स पे, जब वो फॉलो नहीं करते हैं, जैसे आपको नहीं, कुछ वो सबमिट वहां करना नहीं है, जाएगा। नहीं, वो वहां नहीं जाएगा, वो सरकार के खाते में जाएगा जहां वो से कोई इनको और फंड सैलरी है? मिलती है। ओके। वो जो आपका कंसोलिडेटेड फंड है ना, वो उसमें जाएगा जो फाइन वगैरह लगाए जा रहे हैं।
अब ये कहते हैं कि prepare schemes for helping the poor advocates and allot separate funds for the implementation of such schemes, grant recognition to the law colleges, do all other act which are necessary for the effective implementation of the above said functions. तो अगर मेनली मैं देखती हूँ स्टेट बार काउंसिल हो या बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, इनके जो एक्ट है और इनका जो पावर्स है वो अधिकतर सेम है, बस बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एक दो पावर आपकी बढ़ जाएगी, उसके पास अपीलेट पावर आ जाएगी, उसके पास एक एडवोकेट के नेम को ट्रांसफर करने की पावर आ जाएगी, जो कि इसके पास नहीं है। वहीं पर जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो उसके पास सिलेबस को डिसाइड करने की पावर आ जाएगी, उसके पास जो है आपका जो लॉ कॉलेजेस होते हैं उनको परमिशन ग्रांट करने की पावर आ जाएगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो चेंज होंगी। अगर आपने किसी भी एक का पूरा पार्ट याद कर लिया ना कि वो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसका, उसकी पावर क्या है, उसके फंक्शन क्या है, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपका दूसरा भी ऑटोमेटिकली तैयार हो गया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी आपका तैयार हो गया है। बस आपको ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि सेक्शन 4 है जो बात करता है आपकी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की। Bar Council of India, Section 4 of Advocate Act 1961. Bar Council of India, there shall be a Bar Council for the territories to which this act extend to be known as the Bar Council of India, which shall consist of all the following members, namely. Section 4 के अंदर Advocate Act 1961 एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया होगी उस हद तक जहां तक कि ये जो एक्ट है अपने आप को विस्तारित करता है, अपने आप को एक्सटेंड करता है वहां तक। तो यानी कि पूरे भारत के अंदर एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया होगी और उसमें ये कहते हैं द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो मेंबर, द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो मेंबर, वन मेंबर इलेक्टेड बाय ईच स्टेट बार काउंसिल फ्रॉम अमंगेस्ट इट्स मेंबर। एक तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा जो कि आपका सेंट्रल लेवल पे सबसे बड़ा अधिवक्ता होता है, अधिवक्ताओं का अधिवक्ता। और सेकंड ये कहते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो। जो सॉलिसिटर जनरल होता है ये भी सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और ये अटॉर्नी जनरल की हेल्प के लिए अपॉइंट किया जाता है। जैसे हमारे अभी वेंकट रमणी जी हैं और उनके साथ अपने तुषार मेहता जी आप देखते हो। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं भैया एक अटॉर्नी जनरल और जो दूसरे होते हैं वो सॉलिसिटर जनरल, उनकी हेल्प के लिए सरकार के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, दोनों सरकारी हैं, तो एक्स ऑफिशियो मेंबर अपने आप हो जाएंगे ये उसके। और हर एक स्टेट बार काउंसिल में जो मेंबर्स चुने गए हैं उनमें से एक एक मेंबर आएगा यहाँ पर। अगर मान लीजिए 25 स्टेट बार काउंसिल्स हैं तो आपका 25 मेंबर्स यहाँ पर चुन कर आएंगे, वही अपने लोगों में से एक को भेजेंगे चुन के, किसके लिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए। अब ये कहते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर विल कंटिन्यू एज मेंबर्स सो डूइंग एज दे होल्ड द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल पोस्ट। द अदर मेंबर विल कंटिन्यू एज मेंबर सो लॉन्ग दे आर कंटिन्यूइंग एज मेंबर ऑफ द स्टेट बार काउंसिल। तो जब तक आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अपने पद पर है तब तक वो यहाँ पर भी एक्स ऑफिशियो मेंबर रहेंगे। और उसी तरीके से जो स्टेट बार काउंसिल के मेंबर हैं जब तक कि वो अपने निचले पद पर हैं, स्टेट बार काउंसिल के पद पर हैं, तो ये यहाँ पर भी कंटिन्यू बने रहेंगे उसी दौरान। तो जितने समय तक वो वहां रहते हैं उतने समय तक वो यहाँ पे रहेंगे। मान लीजिए किसी सदस्य को बीच में हटा दिया जाता है या किसी की डेथ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो वहां पर फिर दूसरा मेंबर भेजा जाएगा। तो जब तक वो निचली अपनी स्टेट बार काउंसिल में इलेक्टेड है तो इसमें भी ऐसे ही वो चलते रहेंगे। इसके बाद बात आती है पावर्स ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की पावर क्या है? देखिए, बॉडी कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी रखती है, ऑटोनोमस स्टेटस है। ये इस पूरे भारत के अंदर एडवोकेट्स के लिए रूल फ्रेम करेंगी। एडवोकेट के फायदे के लिए, उसके प्रिविलेज को बचाने के लिए, उसके राइट्स को बचाने के लिए उसको क्या करना है, जो आपके आगे आने वाले समय में एडवोकेट बनने वाले हैं, बिकमिंग एडवोकेट्स हैं, उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या सिलेबस आपका होना चाहिए, एलएलबी को किस तरीके से सुधारा जा सकता है, लीगल नॉलेज को, लॉ को किस तरीके से सुधारा जा सकता है, और उसके लिए हमें क्या करना जरूरी है। अगर हमें एडवोकेट राइट बिल लाना है, हमें एडवोकेट राइट एक्ट लाना है, तो हम अपने आप उसको बना देंगे।
ये काम किसका? बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। ऑटोनोमस स्टेटस है, ये संप्रभु है, इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है इससे सवाल पूछने वाली, क्यों, क्या, कब, कैसे। जैसे सुप्रीम कोर्ट इंडिया है अपने आप में, इसी तरीके से ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया है एडवोकेट्स के मामले में। इट कैन डू द फॉलोइंग थिंग्स इन इट्स ओन नेम। जैसे मैंने कहा कि अपने नाम से संपत्ति खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, जैसे एसबीसी कर सकती है, कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं, इनके नाम केस फाइल इन पे हो सकता है, ये भी केस फाइल कर सकते हैं। अब मैंने इनकी एक पावर आपको बताई थी जो बढ़ जाएगी, ट्रांसफर द नेम ऑफ द एडवोकेट फ्रॉम वन स्टेट रोल टू अनदर स्टेट रोल ऑन हिज एप्लीकेशन, है ना, ये बढ़ जाती है कि भैया ये जो है किसी व्यक्ति, किसी एडवोकेट का नाम एक स्टेट रोल से दूसरे स्टेट रोल में उसकी प्रार्थना पर, उसकी याचिका पर ट्रांसफर कर सकते। मैडम आवाज कट रही है आपकी। ये सभी के लिए कट रही है क्या? कोई मुझे बताएगा? नो मैम। तो ये कहते हैं कि एक पावर क्या बढ़ गई कि ये जो है किसी भी एडवोकेट का नाम उसकी एप्लीकेशन पर एक स्टेट रोल से दूसरे स्टेट रोल में ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ ही जैसे आपका एसबीसी करती है, कॉन्स्टिट्यूट एग्जीक्यूटिव कमेटी, डिसिप्लिनरी कमेटी, लीगल एड कमेटी, वो सब इनको भी बनाने की पावर है। अब एक जो पावर इनकी बढ़ती है, दो पावर बढ़ती है, एक तो ट्रांसफर वाली और एक टू हियर एंड डिसाइड अपील, रिव्यू एंड रिवीजन अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ द स्टेट बार काउंसिल। तो इनके पास एक और पावर आ जाती है कि भैया ये क्या कर सकते हैं, ये अपील सुन सकती है, रिव्यू कर सकती है मैटर का, साथ ही साथ रिवीजन ले सकती है। रिवीजन हमेशा हायर अथॉरिटी में होता है, रिव्यू अपने ही केस का होता है, ठीक। और अपील भी हमेशा सुपीरियर अथॉरिटी के पास होती है, हायर अथॉरिटी के पास होती है। तो रिवीजन और अपील दोनों हायर अथॉरिटी के पास होती है, और जहां रिवीजन होता है वहां अपील नहीं होती, और जहां अपील होती है वहां रिवीजन नहीं होता। ये खास बात है। अगर आपके पास वहां पर अपील का ऑप्शन दिया हुआ है तो आप रिवीजन नहीं डाल सकते उस मामले में, और अगर रिवीजन का ऑप्शन है तो आप अपील नहीं डाल सकते। इसका मतलब जहां अपील नहीं मिलती वहां रिवीजन मिलता है। अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ द स्टेट बार काउंसिल। तो अगर ये मैम ये स्टेट बार काउंसिल में भी तो रिव्यू का है, या रिव्यू का नहीं होता? हाँ, क्यों नहीं है, बिल्कुल है, वहां पे रिव्यू की पावर है, उनको रिव्यू की पावर है। ये केवल रिव्यू है स्टेट बार में, बाकी यहाँ मतलब अपील और रिवीजन की पावर भी है। तो ये बीसीआई की अपील कहाँ पे होगी? ये बीसीआई की अपील फिर हम जब जाएंगे लास्ट में सुप्रीम कोर्ट करेंगे। ओके। हाँ, तो अब ये कहते हैं कि फ्रेम रूल्स रिलेटिंग टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि अपने दिन प्रतिदिन के जो रूल रेगुलेशन है उनको बना सकती है। अब इसके फंक्शंस पे आते हैं। देखिए, इसके फंक्शंस में हम जब बात करते हैं तो वैसी ही झलक देखने को मिलती है जैसी एसबीसी में देखने को मिलती है। ये क्या कहते हैं, सेक्शन 7 इसके बारे में बताता है। सेक्शन 6 आपके फंक्शन है स्टेट बार काउंसिल के, सेक्शन 7 में किसके हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हैं। ये कहते हैं as per section 7 of the Advocate Act 1961 empowers the Bar Council of India to perform the following functions like frame the rules relating to the professional ethics, है ना, यानी कि जो आपका विधिक आचार है, विधिक व्यवसाय है, उसमें किस तरीके से कार्य करना है उनके नियम बना सकते हैं। फ्रेम द रूल्स एंड प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ द स्टेट बार काउंसिल एंड द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उसका जो रूल है, उसका जो प्रोसीजर है, वो ये डिसाइड करेगी कि आप क्या प्रोसीजर अपनाओगे, क्या प्रक्रिया होगी, किस तरीके से आपको सुनवाई करनी है, किस तरीके से आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, और कैसे आप लास्ट डिसीजन पर पहुंचोगे, कैसे आपको मामला फाइनलाइज्ड करना है। तो वो प्रोसीजर कौन बनाएगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाएगी, जिसको फॉलो करेगी स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी भी और आपकी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिसिप्लिनरी कमेटी भी। तो प्रोसीजर और रूल ये बनाती है डिसिप्लिनरी कमेटी के लिए कि उसको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है किसी को पनिश करने के लिए। प्रोटेक्ट द राइट एंड द प्रिविलेजेस ऑफ द एडवोकेट्स, एनकरेज लीगल रिफॉर्म्स, deciding the dispute relating to professional misconduct which is transferred from the disciplinary committee of the state bar council। अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट से संबंधित कोई केस यहाँ की, यानी कि आपका जो है स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी से यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है। देखिए, ये कहा जाता है कि अगर कोई भी स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी किसी भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में 1 साल तक सुनवाई नहीं करती है तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास। इसका मतलब है कि 1 साल के अंदर अंदर उसको उस केस को सुन के निपटाना है। अगर वो उस पर 1 साल तक सुनवाई नहीं करती है, मान लीजिए उसके संज्ञान में कोग्निजेंस में बात आ गई है, उस तक बात आ गई है, लेकिन 1 साल तक उसने संज्ञान नहीं लिया उस चीज पर, ना कोई एक्शन लिया, तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ पहुंच जाएगा, वो पहुंच जाएगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास।
साथ ही साथ ये कहते हैं डिसाइड द अपील अगेंस्ट द डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ द स्टेट बार काउंसिल। अगर उसने कोई ऑर्डर किया है तो अगर अपील आई है तो वहां पर उस अपील को हम डिसाइड करेंगे, कौन? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ द स्टेट बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल के फंक्शंस पर निगरानी रखना, उनको सुपरवाइज करना। प्रेस्क्राइब द सिलेबस ऑफ द लॉ कोर्स इन कंसल्टेंस विद द स्टेट बार काउंसिल एंड यूनिवर्सिटीज। आपका जो सिलेबस है ना वो किसके द्वारा बनाया जाता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। किसके परामर्श से? स्टेट बार काउंसिल और यूनिवर्सिटीज के परामर्श के साथ बनाया जाता है। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ का जो सीसीएस का सिलेबस है वो कुछ और हो सकता है, और उसके बाद आप देखोगे कि डीयू का सिलेबस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि लो तो अलग नहीं होता है, तो लेकिन चेंजेस हो सकते हैं। वहीं आप देखोगे कि आपकी कोई रोहतक यूनिवर्सिटी है, कोई आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी है, तो उनके अलग हो सकते हैं। तो यूनिवर्सिटीज से भी परामर्श लिया जाता है। इंस्पेक्ट द यूनिवर्सिटीज फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग रिकग्निशन विद टू द लॉ डिग्री ऑफ द यूनिवर्सिटीज। उनको इंस्पेक्ट करने का, उनकी जांच करने का कार्य भी बीसीआई का ही है। जब किसी भी कॉलेज को अप्रूवल देना होता है ना, तो बीसीआई खुद आती है और इंस्पेक्ट करती है कि आपका जो कॉलेज है, क्या वहां पर प्रॉपर रूम बने हुए हैं, क्या वहां पर रेस्ट रूम बना हुआ है, क्या वहां पर जो है वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं, क्या वहां पानी की सुविधा है, क्या वहां लाइब्रेरी है, क्या वहां कॉमन रूम बने हुए हैं। ठीक है, फैकल्टीज के रूम कहाँ कहाँ पर है, उनके पास सिस्टम है, एक प्रॉपर रूल है, एक प्रॉपर उन्होंने वो बनाया हुआ है अपना। एक तरीके से आप कह सकते हो कि रूल फ्रेम किए हुए हैं कि भाई ये अगर होगा तो उसको अप्रूवल मिलेगा, उस कॉलेज को अगर ये नहीं होगा तो उस कॉलेज को अप्रूवल नहीं मिलेगा। ठीक, तो अगर कोई उस दायरे से बाहर चला जाता है, उस क्राइटेरिया से बाहर चला जाता है, तो उसको अप्रूवल नहीं मिलता। जो उस क्राइटेरिया के अंदर आता है सिर्फ उसी को अप्रूवल मिलता है। ये कहते हैं spend the funds of the Bar Council of India for the proper purposes, conduct election for the purpose of electing its members, allow the person studied abroad to practice in India। कोई ऐसा व्यक्ति जो अब्रोड से पढ़ के आया है तो वो हमारे यहाँ प्रैक्टिस करेगा या नहीं, ये बीसीआई डिसाइड करेगी। क्यों? क्योंकि वो वहां के लॉ पढ़ के आया है, उसे हमारा लॉ तो पता ही नहीं है। कोई ब्रिटेन से लॉ करके आए, कोई अमेरिका से लॉ करके आए, तो उसको तो वहां का लॉ पता है, हमारा लॉ कहाँ पता उसको। हमारे लॉ अलग है, उनके लॉ अलग है। तो वो यहाँ प्रैक्टिस करेगा या नहीं, पहले परमिशन लेगा बीसीआई से, फिर एग्जाम देगा, और एग्जाम देने के बाद यहाँ पे वो अगर प्रैक्टिस करना चाहता है तो करेगा। Do all other act which are necessary for the effective implementation of the above said function। और भी अगर उसको कुछ जरूरत लगती है इन सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो कोई और एक्ट भी कर सकती है। तो ये दो चीज खत्म होती है, स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया। और ये इतनी ही सिंपल लिखनी है जितनी आपको दिख रही है। ऐसा नहीं कि आपको इसमें कुछ और लगाना है, कुछ और लिखना है, नहीं, आपको बहुत ही सिंपल इनको लिखना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि ये आपके नोट्स में लिखी हुई है। इसी पे आपको नंबर मिल जाएंगे, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। इसके बाद आपकी बात आएगी क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन और ये सब चीजों की, तो ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए मुझे लगता है ये दोनों चीज काफी हैं, और ये आप लोगों को साथ के साथ याद हो जानी चाहिए, जैसे ही आप लोग पढ़ते हैं वैसे ही। ये मैम जो ये वाइवा होता है 50-30 मार्क्स का कुछ, तो उसमें भी यही पूछते होंगे ना इसके बारे में? यही पूछते हैं आपसे। अगर आपने ये सब पढ़ रखा है तो आप वहां बिल्कुल हेजिटेट नहीं करोगे। यही पूछा जाएगा। और इवन मैं आपकी क्लास भी लूंगी एक, जिस दिन आपका वाइवा होगा उस दिन आपको 9 बजे बुलाया जाएगा और 10 बजे तक मैं क्लास लूंगी कि वो जो क्वेश्चन वहाँ कुछ नहीं बता पाए तो क्या होगा? तो भी नंबर मिलेंगे, फाइल आप अच्छी लिखिएगा। मैडम ये प्रोजेक्ट कब तक सबमिट करना है? प्रोजेक्ट में आपकी डेट दी हुई है ना 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर दी हुई है, तो ये आप बना लीजिए। अब तो आपको सैंपल फाइल वगैरह भी मिल गई है, तो लिखना शुरू कीजिए। क्या होगी जी आपकी? वाइवा की डेट होगी आपकी, ये मान के चलिए आपके एग्जाम के बाद, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर 3rd सेमेस्टर एग्जामिनेशन। छोड़ते नहीं है किसी को भी, वो तो ले ही लेते हैं। अब बात ये होती है कि उसको कंटेम्प्ट में लेके जाएं या डिसिप्लिनरी एक्शन में लेके जाएं। अगर कंटेम्प्ट में लेके जा रहे हैं तो फिर इधर लाने की जरूरत नहीं है, मिसकंडक्ट में, फिर कंटेम्प्ट के लिए उसको पनिश किया जाएगा। काफी एडवोकेट में कलेक्टिवली मिलकर मतलब जज के रूम पे थोड़ा सा ऐसा कुछ किया था। हाँ, तो फिर वहां पे वो कंटेम्प्ट हो जाता है।
मैडम जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है उसके इलेक्शन अलग होते हैं, और जो हाँ। बार काउंसिल जो स्टेट बार काउंसिल है हाँ, उसके अलग उसके होते हैं। इलेक्शन अलग होते हैं। तो जितने जो स्टेट बार काउंसिल है, जितने भी स्टेट में जो एडवोकेट है वो सभी उसमें सब वोट सब डालते हैं। सभी डालते हैं, और उसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो मेंबर होता है वो प्रतिनिधित्व करता है वहां पर, ध्यान रखिएगा। ओके। मतलब वहां से डिस्ट्रिक्ट से मेंबर जाते हैं, हर एक का कहूंगी तो हमारे यहाँ बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो मेंबर 25 जी रख रहे हैं हाँ, इसीलिए। 25 है। तो हाँ। तो अभी हर जिले से कैसे जाएंगे फिर? हाँ, तो इसीलिए जो है अधिकतर लोगों को ले लिया जाता है, ऐसा नहीं कि हर डिस्ट्रिक्ट से जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट से नहीं जाएंगे। ओके। इसलिए मैं अपने शब्दों को सुधार रही हूँ क्योंकि डिस्ट्रिक्ट काफी है हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा, जैसे जैसे भी मैं देखा 30,000 कोर्ट में जो ये है बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो डॉक्टर डी के शर्मा है, एडवोकेट। मैं उनके साथ ही चैम्बर में उनके साथ ही जाके उनके अंडर ही में मैं प्रैक्टिस कर मतलब ऐसे इंटर्न कर रहा हूँ। सब अपना जो पैसे कमा रहे हैं सिर्फ इसी वजह से कमा रहे हैं कि हम वहाँ के मेंबर हैं, हम यहाँ के मेंबर हैं, हमारे पास केस ज्यादा आते हैं, हम उससे पैसा कमा लेते हैं। जी अच्छा मैम, जो इनका जो सोर्सेज ऑफ फंड है बार काउंसिल, जैसे एसोसिएशन हो गई, बार एसोसिएशन हो गई, डिस्ट्रिक्ट बार के एसोसिएशन, तो उसके पास जो सोर्सेज ऑफ फंड क्या है? हमारा जो हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, हमसे 3-3 हजार रुपए फीस लेते हैं। अभी तो वो कम हो गए, तो 700-800 रुपए ले रहे हैं, 800 रुपए है। हमारे यहाँ तो अभी 2000 रुपए थी, और वहीं पर जो इसमें मुजफ्फरनगर में नहीं, अभी मैं तो उधर ही मैं उसी ऑफिस में बैठ रहा हूँ अभी जहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। तो मैं देखा वहाँ 800 रुपए लगते हैं केवल। हाँ, पहले तो 14-15 हजार रुपए थी। ये फंड है सब। नहीं तो ओके, थैंक यू। चलिए, ओके।